देर रात शहर का रेलवे स्टेशन। अभिषेक खुद से बड़बड़ाता है, अपना बैग कंधे पर टांगते हुए। पहली पोस्टिंग और वो भी फुलवा गांव। सुना है काफी दूर है, देखना होगा लोग कैसे होंगे। ट्रेन की सीटी बजती है, वो जल्दी से डिब्बे में चढ़ जाता है। कहाँ जा रहे हो भाई? फुलवा गांव, नई नौकरी मिली है, महासचिव बनकर। अरे वाह, लेकिन ट्रेन लेट हो गई, रात तक पहुंचोगे? हाँ देखा, शायद पहले दिन ही रात का सफर करना पड़ेगा। कुछ देर बाद ट्रेन छोटे स्टेशन पर रुकती है। अभिषेक उतरता है। प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा आदमी पैडल रिक्शा के पास खड़ा है। भैया, फुलवा गांव जाना है। हाँ, काहे नहीं, आइए बैठिए। जरा जल्दी पहुंचा दीजिएगा, ट्रेन लेट हो गई। भाई, जहाज तो है नहीं, जितना हो सकेगा उतना तेज चला देंगे। रिक्शा धीरे धीरे चलने लगता है। सड़क कच्ची है, चारों तरफ खेत और पेड़। गांव यहाँ से कितनी दूर है? 1.5-2 कोस। रास्ते में एक चौराहा है, वहाँ चाय की दुकान है। तो वहीं रुकते हैं, चाय पीते हैं। देख लीजिए, रात हो रही है, बेहतर होगा जल्दी निकले। अरे भैया, ट्रेन में ढंग की चाय नहीं मिली, एक कप तो पी ही लेते हैं। रिक्शा चौराहे पर रुकता है। दुकान पर पीली रोशनी टिमटिमा रही है, चूल्हे पर पानी उबल रहा है। भैया यहीं रुकिए, मैं चाय पी लेता हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाइएगा। अभिषेक दुकान पर जाकर बैठ जाता है। चाय वाला रामू 50 साल का आदमी है, जिसके चेहरे पर झुर्रियां हैं, लेकिन आंखों में तेज है। वो कप में चाय डालता है। लीजिए बाबू, गरमा गरम चाय। धन्यवाद। वैसे आपको कैसे पता कि मैं बाबू हूँ? चेहरा बता देता है बाबूजी। नए लगते हैं। कहाँ जा रहे हैं? फुलवा गांव, महासचिव बनकर पोस्टिंग है। रामू का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। फुलवा गांव? वो थोड़ी देर चुप रहता है। जाइएगा तो संभल के रहिएगा। अभिषेक थोड़ा चौंक जाता है। क्यों, वहां क्या है? कुछ बातें बोलने की नहीं होती बाबू, बस इतना समझ लीजिए, रात में बाहर निकलने से बचिएगा। भोला पास आकर बीच में बोलता है। अरे रामू, तेरी पुरानी बकवास शुरू मत कर। बाबूजी ये बस ऐसे ही कह देता है। अभिषेक को जिज्ञासा हो जाती है। मतलब कोई सच नहीं है? अरे गांव देहात में लोग कहानियां बनाते रहते हैं। चलिए, देर हो रही है। अभिषेक अपना चाय का कप खत्म करता है और रिक्शे पर बैठ जाता है। रामू ने जाते हुए देखता है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही है। रिक्शा चौराहा पार कर चुका है। चारों तरफ खेत, बीच बीच में ऊंचे पेड़ और रास्ता लगभग खाली। हल्की हवा बह रही है, लेकिन दूर से काले बादल नजर आ रहे हैं। भैया, मौसम कुछ बदलता सा लग रहा है। भोला आसमान को देखता है। हाँ, बादल भारी हो गए हैं, लेकिन गांव दूर नहीं है, पहुंच जाएंगे। अचानक हवा का झोंका तेज हो जाता है। सूखे पत्ते उड़ते हैं और आसमान में बिजली चमकती है। ये तो तूफान जैसा लग रहा है।
तेज चलाइए भैया। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रास्ता कच्चा है, ज्यादा तेज नहीं चला सकते। बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगती है। हवा इतनी तेज हो जाती है कि रिक्शा डगमगाने लगता है। अभिषेक घबरा जाता है। भैया कहीं रुकने की जगह है क्या? कोई छप्पर, पेड़ कुछ? नहीं, यहाँ तो खेत ही खेत है, रुके तो फंस जाएंगे, आगे ही जाना बेहतर है। अचानक आगे से तेज धमाके की आवाज आती है। ये क्या गिरा? भोला झट से ब्रेक लगाता है। अरे बाप रे, पेड़ गिर गया है। पेड़ पूरी तरह से रास्ता रोक चुका है। दोनों उतरते हैं। बारिश और हवा से बचते बचाते देखते हैं कि गिरा हुआ पेड़ सड़क के बीच पड़ा है। अगर हम थोड़ा और आगे होते तो ये हमारे ऊपर गिरता। हाँ, भगवान का शुक्र है। चलो किनारे से जगह निकालकर पार करते हैं। दोनों मिलकर पेड़ की कुछ शाखाएं हटाते हैं। रिक्शा को धीरे धीरे साइड से निकालते हैं। बारिश अभी भी जारी है, लेकिन वे आगे बढ़ जाते हैं। भैया ये रास्ता सच में खतरनाक है, और उस चाय वाले की बात अब और याद आ रही है। भोला थोड़ा झुंझला जाता है। अरे बाबूजी, आप भी डरने वाली कोई बात नहीं है, गांव पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। रिक्शा फिर से चलने लगती है, लेकिन अब दोनों के मन में अनकहा तनाव बैठ चुका है। रिक्शा बारिश में भीगते हुए गांव के भीतर पहुंचता है। कुछ घरों में टिमटिमाते दिए और बिजली के बल्ब जल रहे हैं। प्रधान का बड़ा सा घर सड़क के किनारे है। आंगन में मिट्टी गीली हो चुकी है। भोला रिक्शा रोकता है। लो बाबूजी, आ गए। यही है हमारे प्रधान जी का घर। अभिषेक उतरकर सामान उठाता है। बरामदे में खड़ा एक अधेड़ आदमी, गांव का प्रधान भानु प्रताप, उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता है। अरे आइए आइए, तो आप ही है नए महासचिव साहब? जी हाँ भानु जी, आज ही पहुंचा। स्वागत है आपका। हमारे गांव में आपका बहुत काम है। पास खड़ा एक नौकर रमेश सुन रहा है। भानु प्रताप रमेश से कहता है, रमेश, इन्हें कमरे में छोड़ाओ, सुबह पंचायत भवन पे बैठना शुरू कर देंगे। जी साहब, लेकिन वो पंचायत भवन का कमरा तो मैंने साफ कर दिया है। अगर सचिव जी कहे तो आज ही वहाँ चला दूं। जैसा सचिव जी चाहे। अगर यहाँ रहना चाहे तो हमारे मेहमान है। नहीं प्रधान जी, मेरा तो वही रहना ठीक रहे। आज ही चले चलता हूँ। भानु प्रताप अपनी हल्की सी मुस्कान दबाते हुए कहता है। ठीक है रमेश, इन्हें पहुँचा दो और ध्यान रखना। रमेश सामान उठाकर साइकिल पर रखता है। दोनों सड़क पर निकलते हैं। आसमान में बादल अभी भी है। बीच बीच में बिजली चमकती है। सचिव जी, आप कहाँ से आए हैं? शहर से। ये मेरी पहली पोस्टिंग है। अच्छा, तो गांव का रास्ता, रात का सन्नाटा सब नया लगेगा आपको। सड़क के दोनों ओर सुनसान खेत, झिंगुरों की आवाज और दूर से एक उल्लू की हूट सुनाई देती है। यहाँ रात को इतना सन्नाटा रहता है। हाँ बाबू, लेकिन आदत हो जाती है। चलते चलते पंचायत भवन नजर आने लगता है। एक पुरानी सी 2 मंजिला इमारत, सामने बड़ा सा पानी का टैंकर खड़ा है। रमेश दरवाजा खोलता है। लो सचिव जी, ये रहा आपका कमरा। ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। सामान अंदर रखते हुए रमेश अचानक गंभीर हो जाता है। एक बात कहूँ, यहाँ पास में जो पानी का टैंकर है, वहाँ मत जाना। अभिषेक चौंक जाता है। क्यों, वहाँ क्या है? रमेश नजरें चुराता है। बस मत जाइएगा, मेरी बात मान लीजिए। पर वजह तो बताइए। रमेश बीच में ही काटता है। कल मिलते हैं, शुभ रात्रि। रमेश जल्दी से बाहर चला जाता है।
अभिषेक खिड़की से पानी के टैंकर की तरफ देखता है। अंधेरे में वो एक विशाल अजीब सी चुप्पी ओढ़े खड़ा है। अभिषेक रात को लगभग 11 बजे अपने छोटे से पंचायत भवन के कमरे के बिस्तर पर लेटा है। बाहर हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। टिन की छत पर गिरती पानी की बूंदों की टप टप एक अजीब लय बना रही है। खिड़की से पानी के टैंकर का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। उस पर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पड़ रही है। आखिर रमेश ने क्यों कहा कि वहां मत जाना? कोई तो वजह होगी। वो करवट बदलता है, पर दिमाग में वही टैंकर घूमता रहता है। अचानक बाहर से लोहे के दरवाजे पर धीमी सी खटखटाहट सुनाई देती है। अभिषेक धीरे से उठता है। इतनी रात को कौन? वो दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाता है। कौन है? कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ दूर से मेंढकों की टर और बारिश की बूंदों की आवाज। अभिषेक दरवाजा थोड़ा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं है। उसकी नजर अपने आप पानी के टैंकर की तरफ चली जाती है। टैंकर के नीचे की छाया में कुछ हलचल नजर आती है, मानो वहां कोई खड़ा हो। लेकिन जैसे ही वो आंखें मिचमिचाकर देखने की कोशिश करता है, हलचल गायब हो जाती है। अभिषेक धीरे धीरे दरवाजा बंद करता है। शायद मेरी आंखों का धोखा है। वो वापस बिस्तर पर जाता है, लेकिन अब नींद दूर दूर तक कहीं नहीं। करीब आधे घंटे बाद खिड़की से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई टंकी की सीढ़ियां चढ़ रहा हो। धातु पर गीले पैरों की छप छप आवाज गूंज रही है। अभिषेक डर और जिज्ञासा के बीच फंस जाता है। ये कोई ऊपर क्यों जा रहा है इतनी रात को? वो उठकर खिड़की से झांकता है, लेकिन बारिश और अंधेरा सब धुंधला कर देता है। सिर्फ इतना नजर आता है कि टंकी के ऊपरी किनारे पर कोई छाया खड़ी है, स्थिर, बिल्कुल हिलती नहीं। अगले ही पल बिजली चमकती है। एक पल के लिए टंकी पर खड़ा वो साया साफ दिखता है। लगता है जैसे एक लंबी चोटी वाला इंसान भीगा हुआ बस उन्हें घूर रहा है। अभिषेक तेज सांस लेता है और बुदबुदाता है, ये क्या था? वो खिड़की बंद कर लेता है और अंदर बैठकर चुपचाप बाहर का सन्नाटा सुनता रहता है। पंचायत भवन के बाहर का आंगन, सुबह लगभग 7 बजे। सुबह का आसमान हल्का सा धुंधला है। रात की बारिश के कारण मिट्टी में नमी है और गीली घास पर ओस की बूंदें चमक रही है। अभिषेक बाहर निकलता है। चेहरे पर नींद की कमी साफ झलक रही है। पास ही रमेश है, चाय का कूलर पकड़े गांव की दुकान से लौट रहा है। अरे बाबूजी, पहली रात कैसी रही? पंचायत भवन में आराम तो मिला? आराम तो मिला, लेकिन कुछ अजीब सा हुआ। रमेश की भौहें चढ़ जाती है। अजीब? कैसा अजीब? रात को मैंने सुना कि कोई पानी की टंकी पर चढ़ रहा है और मुझे लगा जैसे ऊपर कोई था, लेकिन अभिषेक ठहर जाता है। उसके चेहरे पर झिझक है। आपने देखा या सिर्फ सुना? देखा भी। बिजली चमकी तो लगा ऊपर कोई खड़ा है, भीगा हुआ, लंबे बाल। ये सुनते ही रमेश का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में डर की हल्की झलक आ जाती है। वो तुरंत चारों ओर देखता है, मानो कोई सुन न ले। बाबूजी, यहाँ की बातें बाहर मत कहिए, और खासकर टंकी वाली बात। क्यों? क्या राज है उस टंकी में? मैं अकेला नहीं बता सकता। बस इतना जान लीजिए, जो भी ऊपर गया वो वापस कभी नहीं आया। अभिषेक के हाथ में पकड़ा कूलर हल्का सा कांप जाता है। तभी गांव की 2 बुजुर्ग औरतें पास से गुजरती हैं। वो आपस में धीमे स्वर में कह रही है, कल रात फिर आवाज आई थी, ऊपर कोई था शायद। छोड़, चुप रह, वरना मुसीबत बुला लेगी। अभिषेक ये सुनकर और बेचैन हो जाता है।
इस टंकी का सच तो मैं पता करके ही रहूंगा। उसकी नजर फिर टंकी की तरफ जाती है। सुबह की धूप में भी उसका ऊपरी हिस्सा धुंधला और अजीब सा लगता है, मानो कोई अदृश्य परछाई अब भी वही हो।